गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हम लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री में एरोमेटिक केमिस्ट्री के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है। एरोमेटिक केमिस्ट्री में अगर आप ये 10 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से लर्न कर लेते हैं बेटा, तो कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। तो जो भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, बस इतने क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। एरोमेटिक केमिस्ट्री में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इन्हीं 10 में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होगा। अब हम बात करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की। देखिए, अब देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे करा बुर्ज फिटिंग अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। किस पर बेटा? बुर्ज फिटिंग अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे बेटा। बुर्ज फिटिंग अपक्रिया, जब हम 1 मोल एरिल हैलाइड तथा 1 मोल एल्किल हैलाइड के मिश्रण की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं। जब हम 1 मोल एरिल हैलाइड तथा 1 मोल एल्किल हैलाइड के मिश्रण की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें एरिल एल्केन प्राप्त होता है। तो हमें बेटा क्या प्राप्त होता है? एरिल एल्केन प्राप्त होता है तथा यह अपक्रिया बुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। और इसी अपक्रिया का क्या नाम होता है बेटा? बुर्ज फिटिंग अपक्रिया नाम होता है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी इसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे बेटा एरिल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड है। 2 मोल सोडियम को लिया और किसकी उपस्थिति में बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो जब आप इस रिएक्शन को कराते हैं तो यहाँ से इस हाइड्रोजन परमाणु को, ये सोडियम इस दोनों हाइलाइड आयन को निकाल लेता है 2Na के रूप में। और जहां पर बेंजीन रिंग में X जुड़ा था वहां पर एल्किल ग्रुप R जोड़ देता है। तो इसका नाम है एरिल बेंजीन और ये है सोडियम हाइलाइड। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नोट करिए बेटा यहाँ तक। हो गया। अब देखते हैं बेटा हम लोग अगला क्वेश्चन आपसे क्या करा उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? हाइलोएरिन क्या है, इसकी 2 मुख्य प्रतिस्थापन अपक्रियाएं लिखिए। ये 2019 में बेटा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन इस साल 2-3 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं कि हाइलोएरिन क्या है, इसकी 2 मुख्य प्रतिस्थापन अपक्रियाएं लिखिए। तो देखिए हाइलोएरिन क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब हम बेंजीन वलय से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें हाइलोएरिन प्राप्त होती है। हाइलोएरिन क्या होता है बेटा कि जब आप बेंजीन वलय से, किससे बेटा? बेंजीन वलय से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। किसके द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं बेटा? हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें हाइलोएरिन प्राप्त होती है। तो हमें वहां से क्या प्राप्त होती है बेटा? हाइलोएरिन प्राप्त होती है। ये हमारी बेंजीन है, इससे एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा देना है। किसके द्वारा? हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा। तो जो यौगिक प्राप्त होगा उसी को हम लोग बोलते हैं हाइलोएरिन। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन को हमने क्लोरीन के द्वारा हटाया और वहां पर क्लोरीन जोड़ दिया तो बन गया क्लोरोबेंजीन। अब हमको क्या चाहिए बेटा? हाइलोएरिन अपक्रिया की प्रतिस्थापन अपक्रिया चाहिए। हाइलोएरिन की प्रतिस्थापन अपक्रियाएं 2 लिखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बेटा नाइट्रीकरण के विषय में। किसके विषय में बेटा? नाइट्रीकरण के, कि नाइट्रीकरण क्या होता है। जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया, किसकी बेटा? क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन तथा पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो हमको वहां से क्या मिलता है बेटा? आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन तथा पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है तथा यह अपक्रिया क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कहलाती है। और इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी। ये हमारा बेटा नाइट्रिक कारक होता है। याद रखिए बेटा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल तथा NO3 के मिश्रण का मतलब होता है नाइट्रीकरण। इस मिश्रण का मतलब है कि हम वहां पर क्या करा रहे हैं बेटा? नाइट्रीकरण करा रहे हैं। इस बात कर रहे हैं, कहीं पर लिखा हो कि नाइट्रीकरण कराई तो इसका मतलब आपको रिएक्शन कराना है नाइट्रिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल की। और इस रिएक्शन में करना क्या है? कुछ नहीं करना, आपको NO2 को जोड़ना होता है। किसको जोड़ना होता है बेटा? NO2 को। अब देखिए हमको ये बात पता है कि ये क्लोरोबेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आर्थो और पैरा पे जुड़ता है। तो नाइट्रिक में क्या जोड़ना है? NO2। तो एक बार आर्थो पे जोड़ दिया और एक बार पैरा पे जोड़ दिया। जितने NO2 जोड़ेंगे उतने मोल आपको वाटर बना देना है। तो हमने 2 मोल वाटर बना दिए क्योंकि 2 जगह NO2 जोड़ा है। तो ये रिएक्शन हो गई। अब देखिए अगली रिएक्शन कौन सी? हाइलोजनीकरण। अगली जो रिएक्शन है वो कौन सी बेटा? हाइलोजनीकरण। तो देखिए हाइलोजनीकरण रिएक्शन आपसे क्या कहते हैं इसके विषय में बात करते हैं कि जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया FeCl3 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा? FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं बेटा? क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमें आर्थोक्लोरोबेंजीन तथा पैराक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है और यह क्रिया क्लोरोबेंजीन का हाइलोजनीकरण अपक्रिया कहलाती है। और इस अपक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोबेंजीन की हाइलोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन हो गया बेटा।
इसकी रिएक्शन करा दी क्लोरीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में। तो क्लोरीन एक बार आर्थो पे Cl जोड़ देगा, एक बार पैरा पे, तो आर्थो पे जोड़ दिया, पैरा पे, जितनी जगह Cl जोड़ा है उतने ही HCl निकालना है, तो 2 जगह जोड़ा है, 2 मोल HCl निकाल दिया। तो ये रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए वो क्या कह रहा है आपसे। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सैंड मायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको सैंड मायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन हम कैसे बनाते हैं उसका समीकरण लिखना है। AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन से क्लोरोफार्म तथा नाइट्रिक अम्ल से होने वाली अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अब आपको देखिए, सबसे पहले सैंड मायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्लोरोफार्म तथा नाइट्रिक अम्ल के साथ होने वाली रासायनिक अपक्रियाओं के भी समीकरण केवल लिखना है और कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन आपसे यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2020 में पूछा जा चुका है और इस साल के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सैंड मायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण। तो देखिए उसको हम कैसे बनाते हैं बेटा। हेडिंग पड़ेगी सैंड मायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण। तो सैंड मायर विधि में हम लोग लेते हैं बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, जिसको हम लोग BDC कहते हैं। ये सूत्र होता है बेटा BDC का, N2+Cl-। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। किसके साथ कराते हैं बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या होता है बेटा, आपका जो N2Cl- वो निकल जाता है, ये ग्रुप आपका पूरा का पूरा ये ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पर ये वाला Cl जुड़ जाता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ से N2 बेटा गैस के रूप में बाहर होती है और साथ में इस वाले Cl को लेके ये वाला H निकल जाता है, HCl बना लेता है। क्या बना देता है बेटा, HCl। ठीक है, अगर हम नाम की बात करें तो इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको शार्ट में हम लोग बेटा BDC भी कहते हैं, BDC। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हो गई बेटा क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ये हो गई नाइट्रोजन गैस, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो पहला सवाल तो आपसे यही पूछा गया था कि सैंड मायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण। तो ये हमने लिख दिया सैंड मायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण। अब देखिए और क्या पूछ रहा है, AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्लोरोफार्म तथा नाइट्रिक अम्ल के साथ होने वाली अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्लोरोफार्म के साथ अपक्रिया कराते हैं। किसके साथ कराते हैं बेटा, क्लोरोफार्म के साथ अपक्रिया। तो देखिए हेडिंग पड़ेगी AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्लोरोफार्म के साथ होने वाली अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो देखिए इस समीकरण को कैसे आप लिखेंगे बेटा, तो ये हो गई बेटा हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ये हो गई बेटा क्लोरोबेंजीन। अब हम क्या करेंगे, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा देंगे बेटा क्लोरोफार्म के साथ। किसके साथ करा देंगे बेटा, क्लोरोफार्म के साथ। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया है उन्होंने, इसको थोड़ा सुधार लेना। ये पेपर में जब पूछा गया था थोड़ा सा रॉन्ग था, क्लोरोफार्म नहीं है बेटा, यहाँ पे आपका मेथिल क्लोराइड होता है। इसको सुधार लीजिएगा क्वेश्चन में, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है मेरे हिसाब से। यहाँ पे है मेथिल क्लोराइड, क्या बेटा, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। अब आगे देखिए, इस क्वेश्चन को हमको कराना है तो यहाँ पर भी मैं सुधारूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा मेथिल क्लोराइड, CH3Cl। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने रिएक्शन पे कि रिएक्शन कैसे होगी। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं मेथिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ करा रहे हैं बेटा, मेथिल क्लोराइड के साथ। किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या होता है बेटा कि यहाँ से CH3 जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। और इलेक्ट्रोफाइल, ये बात मैंने कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि क्लोरोबेंजीन में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पे जोड़ना है। तो एक बार
इलेक्ट्रोफाइल आपका ये वाला ग्रुप हो जाएगा CH3Cl, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप है। इसको एक बार आर्थो पे जोड़ देंगे और एक बार पैरा पे जोड़ देंगे। तो इस ग्रुप को हमने जोड़ दिया बेटा Cl अपनी जगह, एक बार आर्थो पे जोड़ दिया CH3, और एक बार इसी ग्रुप को जोड़ दिया मैंने बेटा पैरा पे। ये हो गया, और पैरा पोजीशन आपकी ये है, एक बार यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक, अब देखिए, अब हमने बेटा दो जगह मेथिल ग्रुप को जोड़ा है तो दो H निकलेंगे, दो H यहाँ से दो Cl को लेकर बना लेंगे HCl। तो ये संतुलन के लिए बेटा हम लोगों को क्या है, यहाँ पर दो लिख लेते हैं और यहाँ पर दो लिख देते हैं। अब ये रिएक्शन हमारी संतुलित हो गई। अब इनमें सबके नाम लिखना पड़ेगा, तो देखिए नाम कैसे लिखेंगे बेटा। नाम की बात कर लेते हैं कि इनका नाम कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, ये है हमारे पास क्लोरोबेंजीन, इसको कहते हैं हम लोग क्लोरोबेंजीन। ये है बेटा मेथिल क्लोराइड, जिसको कहते हैं मेथिल क्लोराइड। ठीक, ये आपका है बेटा आर्थोक्लोरोटालुइन, आर्थोक्लोरोटालुइन, और इसका नाम हो जाएगा, बस आर्थो की जगह पैरा लगा देना, पैरा क्लोरोटालुइन। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये रिएक्शन हो गई बेटा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अगला क्या कह रहा है आपसे, नाइट्रिक अम्ल के साथ होने वाली अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। अब आपसे कह रहा है बेटा नाइट्रिक अम्ल के साथ होने वाली अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो देखिए, ये हो गया बेटा क्लोरोबेंजीन। ध्यान देखिएगा, नाइट्रिक अम्ल वाली रिएक्शन है, बहुत सरल रिएक्शन होती है। ये हो गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन करा है नाइट्रिक अम्ल के साथ। अब मैंने आपको ये बात भी बताई है कि नाइट्रिक अम्ल हमेशा किस मीडियम में रिएक्शन करता है, तो याद रखना हमेशा सांद्र या कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। और नाइट्रीकरण की जब अपक्रिया होती है तो उसमें क्या जोड़ा जाता है, NO2। और NO2 एक क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो एक बार आर्थो पे जोड़ देंगे, एक बार पैरा पर जोड़ देंगे। इस ग्रुप को बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक बार आर्थो पे जोड़ देंगे और एक बार जोड़ देंगे पैरा पे। NO2 ग्रुप को एक बार हम लोग आर्थो पे जोड़ देंगे और एक बार पैरा पे। यहाँ तक सही है। अब देखिए, जितनी जगह NO2 जोड़ते हैं उतने हमको जल निकालना पड़ता है। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आपको समझने के लिए समझना है तो देखो मैं बताता हूँ। यहाँ से इस तरह से हम इसको तोड़ देंगे, HO और NO2 में तोड़ देंगे। तो दो जगह NO2 है तो इसको हमें लेना पड़ेगा 2, तो बेंजीन भी हो जाएंगी 2। तो जब यहाँ पर NO2 जुड़ेगा तो यहाँ से एक H निकलेगा, एक H यहाँ से 2 H मिल करके 2 OH के साथ 2 मोल वाटर बना देंगे। अब बात आते हैं नामकरण की। तो इसको बोलते हैं बेटा क्लोरोबेंजीन। इसको क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन। सही है। अगला है ये बेटा, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। इसको क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रिक एसिड। हो गया यहाँ तक। अब देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और इस ग्रुप का सेम नाम होगा, बस आर्थो की जगह आएगा पैरा, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ये आपका हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा आणविक सूत्र C7H7Cl के बेंजीन वलय युक्त संभावित समावयवियों के संरचना सूत्र दीजिए। अब आपको क्या करना है बेटा कि आणविक सूत्र C7H7Cl का प्रयोग करके बेंजीन वलय युक्त, यानी कि जिसमें बेंजीन वलय भी उपस्थित हो, उसको लेते हुए आपको संभावित सभी समावयवियों की संरचना सूत्र लिखना है। और आपको ये भी बताना है कि इन सभी समावयवियों में से सबसे दुर्बल CCl आबंध किसमें होगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। हमारे पास है C7H7Cl। अब इसमें एक बेंजीन रिंग बनाना है, तो बेंजीन रिंग हो गई C6H5। जब ये निकल गया तो अब हमारे पास क्या बचा बेटा, CH3, 5 हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, 1 मिनट, 5 2 7, एक बचा CH2 और एक बचा Cl। इतनी सी चीजें हमारे पास बच रही, और तो कुछ बच नहीं रहा। तो देखिए हम लोग कितने इसके समावयवी बना सकते हैं इन सब का प्रयोग करके। तो देखिए, ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे C7H7Cl के बेंजीन युक्त समावयवियों के संरचना सूत्र। तो देखिए,
इसके 4 संरचना सूत्र आप बना सकते हैं बेटा। कितने बना सकते हैं? 4। इन सबको आप देख लीजिएगा। इन सब का जो सूत्र आएगा वो आएगा बेटा आपके पास C7H7Cl। एक घंटा में तो आज ही ना मैं निकल C7H7Cl। ठीक है, अब ये सूत्र क्या करता है बेटे, इसके 4 संरचनाएं बना सकते हैं। एक तो बेंजील क्लोराइड, एक आर्थोक्लोरोटॉलुइन, मेटाक्लोरोटॉलुइन और पैराक्लोरोटॉलुइन। इन 4 को आप इसके द्वारा बना सकते हैं। तो इन सबको देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि इनमें सबसे दुर्बल CCl बॉन्ड कहां पर होगा। तो सबसे दुर्बल CCl बॉन्ड होगा बेटा बेंजील क्लोराइड के पास। किसके पास होगा बेटा? बेंजील क्लोराइड के पास। कारण क्या होता है कि ये सारे बॉन्ड जो है बेटा क्लोरोबेंजीन वाले, ये सब पार्शियल द्विबंधित होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा? पार्शियल द्विबंधित होते हैं। और ये प्योरली सिंगल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड की कंपेरिजन में सिंगल बॉन्ड क्या होता है बेटा? वीक होता है। तो सबसे दुर्बल जो आपका CCl बॉन्ड होगा वो किसके पास होगा? बेंजील क्लोराइड के पास। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। इन सभी समावयवों में बेंजील क्लोराइड का CCl आबंध सबसे दुर्बल होता है। इन सभी समावयवों में बेंजील क्लोराइड का CCl आबंध सबसे क्या होता है बेटा? दुर्बल होता है। क्योंकि बेंजील क्लोराइड में कार्बन तथा क्लोरीन परमाणु के बीच एकल बंध होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेंजील क्लोराइड में कार्बन और क्लोरीन परमाणु के बीच में एकल बंध होता है। कैसा बंध होता है बेटा? एकल बंध होता है। जबकि अन्य समावयवी संरचनाओं में क्लोरीन परमाणु सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा है। अन्य सब में क्या है बेटा? जो क्लोरीन परमाणु सीधे किससे जुड़ा है? बेंजीन वलय से जुड़ा है। जिसके कारण इनमें कार्बन तथा क्लोरीन परमाणु के बीच बना बंध आंशिक द्विबंधित हो जाता है। जिसके कारण इनमें कार्बन तथा क्लोरीन के बीच बना जो बंध है वो कैसा होता है? आंशिक द्विबंधित होता है। यही इसका बेटा प्रॉपर आंसर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं बेटा। देखिए पढ़िए अगला क्वेश्चन। अंधेरे में एरिल क्लोराइड और एरिल ब्रोमाइड के विरचन में लुईस अम्ल की क्या भूमिका। अब आपको ये बताना है बेटा कि जब हम अंधेरे में एरिल क्लोराइड या एरिल ब्रोमाइड का विरचन करते हैं तो वहां पे लुईस अम्ल की क्या भूमिका होती है। तो देखिए अंधेरे में एरिल क्लोराइड अथवा एरिल ब्रोमाइड के विचलन में लुईस अम्ल की भूमिका। तो देखिए अंधेरे में एरिल क्लोराइड तथा एरिल ब्रोमाइड का विचलन समानतः नहीं होता। तो याद रखना बेटा कि अंधेरे में एरिल क्लोराइड तथा एरिल ब्रोमाइड का विचलन समान परिस्थितियों में नहीं होता। क्योंकि एरिल हैलाइड में उपस्थित CX बंध, जो CX बंध होता है वो अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंधित हो जाता है। जिसके कारण CX बंध बहुत मजबूत होता है। ये सिंगल बंध न रह के अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंधित हो जाता है, जिसके कारण उसकी मजबूती बढ़ जाती है, जो अंधेरे में आसानी से नहीं टूटता। और ये बंध क्या होता है बेटा? अंधेरे में आसानी से नहीं टूटता है। ये अंधेरे में क्या नहीं करता बेटा? आसानी से नहीं टूटता। तो अब देखिए ये हमारे पास हो गई बेटा क्लोरोबेंजीन की संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं। इनको आप बना लीजिए, ये समय आपको पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, और उसका जो हाइलोएरिन का अनुनादी संरचना है ये बनेगी बेटा, ये सब अनुनादी संरचनाएं हैं। और इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए आगे यहाँ के, ठीक है यहाँ तक अंधेरे में हमारा नहीं होता है। तो अब आगे क्या है बेटा? यहाँ तक हो गया ना? ओके, देखिए परंतु यदि लुईस अम्ल जैसे AlCl3, FeCl3, AlBr3, FeBr3 ETC की उपस्थिति में अगर ये सब आपके पास उपस्थित हो जाएं तो एरिल क्लोराइड तथा एरिल ब्रोमाइड का विरचन अंधेरे में किया जा सकता है। लेकिन अगर आप लुईस अम्ल की उपस्थिति में ये क्रिया अंधेरे में करा रहे हैं तो वहां से एरिल ब्रोमाइड या एरिल क्लोराइड का विरचन किया जा सकता है। ठीक है, तो विरचन आसानी से हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लुईस अम्ल एरिल हैलाइड के हाइड्रोजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण कर देता है। जो हाइड्रोजन परमाणु पे इलेक्ट्रॉन युग्म है जो अनुनाद में जा रहे थे, उन इलेक्ट्रॉनों को लुईस अम्ल खुद ले जाता है, अनुनाद में नहीं जाने देता है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन अनुनाद में नहीं जा पाएंगे तो क्या होता है बेटा कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध है ये दुर्बल बंध हो जाता है। यहाँ अनुनाद न होने के कारण आंशिक द्विबंधित कैरेक्टर उसके ऊपर नहीं आ पाता है, ग्रहण करके CX बंध को कमजोर कर देते हैं। और उन इलेक्ट्रॉन युग्मों को लुईस अम्ल ग्रहण करके CX के बीच में बना जो बंध है उसको क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। जिसके कारण हाइड्रोजन आयन आसानी से निकल जाता है। जिसके कारण जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या होता है बेटा? आसानी से निकल जाता है। तो अगर बेंजीन की रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ कराई AlCl3 की उपस्थिति में अंधेरे में, तो यहाँ से क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, यहाँ से भाई H निकल जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की, कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए पढ़िए। अब वो कह रहा है बेटा हाइलो एरीन, हाइलो एल्केन और हाइलो एल्कीन
की अपेक्षाकृत कम सक्रिय होते हैं, क्यों? तो अब आपको बताना है कि जो आपके पास बेटा हाइलोएरिन होते हैं, ये हाइलोएल्केन तथा हाइलोएल्कीन की अपेक्षाकृत कम सक्रिय होते हैं, ऐसा क्यों? इसका आपको रीजन देना है। तो देखिए, हाइलोएरिन हाइलोएल्केन तथा हाइलोएल्कीन की तुलना में कम सक्रिय होते हैं, जिसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण तो है बेटा अनुनाद। पहला कारण क्या होता है बेटा? अनुनाद। तो देखिए, हाइलोएरिन में CX बंध बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में भाग लेता है। जो हाइलोएरिन होता है उसमें जो CX बंध है में बेंजीन वलय के साथ क्या होता है बेटा? अनुनाद में भाग लेता है, जिसके कारण CX बंध आंशिक द्विबंधित हो जाता है। जिसके कारण जो CX बंध है वो आंशिक द्विबंधित हो जाता है, जिसके कारण CX बंध मजबूत हो जाता है, इसलिए CX बंध आसानी से नहीं टूटता, इसलिए हाइलोजनों का निकलना कठिन हो जाता है यहाँ से। तो पहला रीजन तो यही हो गया। अब ये हमारी अनुनादी संरचनाएं है बेटा, इनको बना लीजिएगा। ये हमारे पास अनुनादी संरचना है, इनको आपको बना लेना है। ठीक है, अब देखिए आगे, जबकि हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिन में उपस्थित CX बंध अनुनाद में भाग नहीं लेता, जबकि बेटा जो हाइलोएल्केन या हाइलोएल्कीन होता है, इनमें जो CX बंध है वो अनुनाद में भाग नहीं लेता। दूसरा रीजन इसका होता है बेटा हाइलोजन परमाणु में कार्बन परमाणुओं का संकरण। दूसरा इसका रीजन होता है बेटा हाइलोजन परमाणु में हाइलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन का संकरण। दूसरा रीजन होता है बेटा हाइलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन का संकरण। तो देखिए, हाइलोएरिन में हाइलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। जो हाइलोएरिन होता है उसमें हाइलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका संकरण होता है sp2, जबकि हाइलोएल्केन में हाइलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। जबकि हाइलोएल्केन में बेटा, किसमें? हाइलोएल्केन में जो हाइलोजन परमाणु होता है, जो क्या होता है बेटा? हाइलोजन परमाणु, वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है बेटा? sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। sp3 संकरित कार्बन के साथ बना CX बंध sp2 संकरित कार्बन के साथ बने CX बंध की तुलना में बड़ा और कमजोर होता है। तो याद रखना कि जो sp3 संकरित वाला कार्बन होता है उससे जो CX बंध बनेगा वो बंध बड़ा तथा कमजोर होता है, किसकी तुलना में? sp2 संकरित कार्बन के साथ बने CX बंध की तुलना में। तो दूसरा रीजन तो ये हो गया। ठीक है बेटा, यहां तक। अब आते हैं हम लोग, दूसरा रीजन हो गया। अब देखिए ये उसका, एक मिनट, ये आपका वो कंडीशन हो गई कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन जुड़ा है कार्बन के साथ वो sp2 संकरित है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 संकरित है। अब तीसरा रीजन होता है उच्च बंध ऊर्जा। उच्च बंध ऊर्जा, तो देखो हाइलोएरिन में CX बंध की बंध वियोजन ऊर्जा का मान हाइलोएल्केन के CX बंध की बंध वियोजन ऊर्जा की तुलना में अधिक होता है। जो आपका हाइलोएरिन के CX बंध का बंध वियोजन ऊर्जा, वह ऊर्जा जो बंध को तोड़ने के लिए दी जाती, उसका मान हाइलोएल्केन के CX बंध के बंध वियोजन ऊर्जा की तुलना में अधिक होता है, जिसके कारण हाइलोएरिन के CX बंध का टूटना कठिन हो जाता है, और हाइलोएल्केन तथा हाइलोएल्कीन की तुलना में हाइलोएरिन की सक्रियता कम हो जाती है। और यही कारण है कि हाइलोएरिन के CX बंध की जो सक्रियता होती है, क्रियाशीलता होती है, वो हाइलोएल्केन तथा हाइलोएल्कीन की तुलना में कम होती है। ये बेटा इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहां तक बेटा हो गया, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्लोरोबेंजीन के हाइलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया तथा बुर्ज फिटिंग अपक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे बेटा 5 मार्क्स में पूछा गया था यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2020 में और 2022 में। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, केवल और केवल यहाँ पे हमको रासायनिक समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा क्लोरोबेंजीन के हाइलोजनीकरण अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। किसका बेटा? हाइलोजनीकरण अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो देखिए ध्यान से, हेडिंग डालेंगे हम लोग क्लोरोबेंजीन के हाइलोजनीकरण अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो हाइलोजनीकरण अपक्रिया क्या होती है? जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया कराएंगे डाई हाइलाइड के साथ। किसके साथ बेटा? डाई हाइलाइड के साथ। तो ये हो गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं डाई हाइलाइड के साथ। तो डाई हाइलाइड कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने क्लोरीन को ले लिया, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा? कार्बन डाई सल्फाइड की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा? कार्बन डाई सल्फाइड की प्रेजेंस। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये जो क्लोरीन आपका एटम है ये हमारा CH2 की प्रेजेंस में टूट जाता है कुछ इस तरह से, और जब ये टूटेगा तो यहाँ पर बना लेगा क्लोरोनियम आयन। क्या बना लेगा बेटा? क्लोरोनियम आयन। ये जो क्लोरोनियम आयन होता है ये बेटा आपका बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरह बिहेव करता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और हमको ये बात पता है कि क्लोरोबेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो एक बार आर्थो पे जुड़ता है और एक बार कहाँ पे जुड़ता है? पैरा पर। तो इस Cl को हम एक बार आर्थो पोजीशन पे जोड़ देंगे और एक बार कहाँ पे जोड़ देंगे बेटा? पैरा पोजीशन पे जोड़ देंगे। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसको मैं हटा देता हूं, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं अपनी रिएक्शन में।
तो अब यहां पर मैंने सबसे पहले क्या किया, एक मिनट, यहां पर हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, क्लोरोबेंजीन को लिया, ये हो गई बेटा क्लोरोबेंजीन। अब इसकी एक बार क्लोरीन को मैंने जोड़ा आर्थो पोजीशन पे, तो आर्थो पोजीशन कौन सी बेटा, ये पोजीशन आर्थो होती है। और एक बार इसी क्लोरीन को मुझको जोड़ देना है कहां पे बेटा, पैरा पोजीशन पे। कहां पे जोड़ देना है बेटा, पैरा पोजीशन पे। तो ध्यान से देखिए, ये हो गई क्लोरीन, ये तो हमारा हो गया क्लोरोबेंजीन, और इसकी पैरा पोजीशन कौन है, ये। और इस रिएक्शन में मैंने आपको कई बार बताया था कि जितनी जगह Cl जोड़ेंगे उतने HCl निकालना है। तो हमने 2 जगह Cl जोड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग 2 मोल HCl निकाल देंगे। अब बैलेंसिंग के लिए बेटा यहाँ पे 2 लगा लेंगे और यहाँ पर भी 2 लगा लेंगे। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, इसको देख लें, समझ लें। अब इनके नेम लिखना पड़ता है, तो नेम लिखेंगे बेटा हम लोग, इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। इसको क्या कहते हो बेटा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा क्लोराइड, क्लोरीन। इसको क्या कहते हैं बेटा, क्लोरीन। इसका नाम होता है आर्थो क्लोरोबेंजीन, आर्थो क्लोरोबेंजीन। और इसका नाम होता है बेटा पैरा क्लोरोबेंजीन। इसका क्या नाम होता है बेटा, पैरा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस रिएक्शन को लिखना है। तो उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण अपक्रिया, तो ये हैलोजनीकरण अपक्रिया हो गई, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा बेटा। अब क्या लिखना है बेटा, नाइट्रिक अपक्रिया की बात करना है। अब हमको बात करना है क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अपक्रिया की। तो देखिए क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक कैसे होता है। तो क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक कराने के लिए सबसे पहले तो हमको चाहिए क्लोरोबेंजीन। तो ये हो गई बेटा क्लोरोबेंजीन, इसको क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन। अब नाइट्रिक अम्ल का मतलब होता है कि रिएक्शन कराना है नाइट्रिक अम्ल के साथ। नाइट्रिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो इसी रिएक्शन का नाम है नाइट्रीकरण। तो यहाँ पर जो नाइट्रिक अम्ल है वो कैसा लेना है बेटा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल को लेना है, कंसंट्रेटेड। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, तो याद रखना बेटा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में, यानी कि कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर मैंने बताया था कि नाइट्रीकरण अपक्रिया का मतलब होता है कि NO2 आपको जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है बेटा, NO2। तो एक बार NO2 यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल आता है उसको आर्थो पे जोड़ दूंगा और एक बार कहां पे जोड़ दूंगा, पैरा पर, ठीक है। तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया। अब यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो कौन सा आता है बेटा, NO2। तो NO2 को एक बार आप आर्थो पोजिशन पे जोड़ेंगे और एक बार उस क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन पे जोड़ देंगे। और जितनी जगह NO2 जोड़ा है उतने मोल आपको वाटर लिख देना है। सही, यहाँ तक। बैलेंसिंग के लिए बेटा यहाँ पे 2 लगा लीजिए और यहाँ पर 2 लगा लीजिए। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब हुआ क्या बेटा, ये जो नाइट्रिक एसिड है इसको मैंने तोड़ दिया OH माइनस NO2 में। किसमें तोड़ दिया, OH माइनस NO2 में, और यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया। अब जहाँ पर NO2 मैंने जोड़ा है बेटा वहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन को निकाला, उस हाइड्रोजन को OH को दिया तो उसने जल बना लिया, और जहाँ से H निकाला वहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया बेटा, NO2 को जोड़ दिया। तो इस तरह से इस रिएक्शन को मैंने कराया, ठीक है। तो मैं ये चीज हटा लेता हूँ। अब देखिए इनका नाम कैसे लिखेंगे। अब बात आ गई कि इनका नाम कैसे लिखेंगे। तो नाम हमको लिखना है, तो इसको तो कहते हैं बेटा क्लोरोबेंजीन, इसको तो हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम है बेटा नाइट्रिक एसिड, इसको क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रिक एसिड। इसको हम लोग कहते हैं आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और इसका नाम होता है बेटा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो देखिए यहां से हमारा क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक भी हो गया। अब देखिए तीसरी रिएक्शन हमको किसकी बात करना है, क्लोरोबेंजीन के सल्फोनीकरण की बात करना है। किसकी बात करना है बेटा, क्लोरोबेंजीन के सल्फोनीकरण की। तो देखिए क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण हम लोग कैसे कराएंगे, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो मुझे चाहिए क्लोरोबेंजीन, तो मैंने बना लिया बेटा क्लोरोबेंजीन को, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन सल्फोनीकरण का मतलब होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया। तो यहां पर मैंने रिएक्शन करा दी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। और जब ये रिएक्शन कराते हैं तो सल्फोनीकरण में मैंने क्या बोला था, कि जो H2SO4 होता है इसको आपको तोड़ देना है SO3H
प्लस OH में, इसको तोड़ दीजिए। और जो SO3H होता है यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, यही हमारा किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोफाइल को क्लोरोबेंजीन में कहाँ जोड़ा जाता है, एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पर। तो जब मैं जोड़ूंगा तो ध्यान से देखिए बेटा, तो ये हमारी क्लोरोबेंजीन हो गई, एक बार आर्थो पे मैंने जोड़ दिया SO3H को, और एक बार इसी ग्रुप को मैंने जोड़ दिया बेटा पैरा पोजीशन पे। कहाँ पे जोड़ दिया बेटा, पैरा पोजीशन पे। अब जितनी जगह मैंने SO3H ग्रुप को जोड़ा है उतनी जगह से H निकलेंगे, तो 2 H निकले और यहाँ से 2 OH मिल करके बना देंगे 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए बेटा यहाँ पर 2 लगा लीजिए और यहाँ पर भी 2 लगा लीजिए, ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब बात आ गई नाम लिखने की, तो इसको बोलते हैं बेटा क्लोरोबेंजीन, इसका तो नाम है क्लोरोबेंजीन। इसको कहते हैं बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको बोलते हैं बेटा आर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड ये इसका नाम होता है बेटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, नेम सेम होगा, बस आर्थो की जगह इसमें क्या लग जाएगा, पैरा, तो इसको लिख लेना। और इसको तो हम लोग बेटा वाटर कहते हैं। ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। अब हम बात करते हैं और कौन सी रिएक्शन इसमें पूछी गई थी आपसे बेटा, सल्फोनीकरण के बाद आपसे पूछा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, क्लोरोबेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा, तो देखिए क्लोरोबेंजीन का जो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होती है बेटा, ये 2 तरह से होती है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कितनी तरह की होती है बेटा, 2 तरह की, एक होती है एल्किलीकरण और एक होती है एसिलीकरण। तो यहाँ पर हमको ये नहीं बताया है कि क्लोरोबेंजीन की कौन सी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया लिखना है, एल्किलीकरण लिखना है या एसिलीकरण। तो यहाँ पर आपको दोनों रिएक्शनों को लिखना होगा, एल्किलीकरण वाली को भी लिखना पड़ेगा और एसिलीकरण वाली अपक्रिया को भी लिखना पड़ेगा। तो देखिए एल्किलीकरण को सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्लोरोबेंजीन को, ले लिया। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, तो मैं रिएक्शन करा दे रहा हूं मेथिल क्लोराइड के साथ। और ये रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में बेटा, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। ये किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा, ये होती है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। ध्यान से देखते रहिए बेटा। अब इस एल्किलीकरण में क्या होता है बेटा, आर जो है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया CH3, तो इलेक्ट्रोफाइल एक बार आर्थो पे जोड़ देंगे, एक बार पैरा पे जोड़ देंगे। तो इसमें से हमने क्या किया बेटा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है वो है मेथिल ग्रुप, एक बार उसको जोड़ देंगे आर्थो पोजीशन पर और एक बार उसको जोड़ देंगे कहां पर बेटा, पैरा पोजीशन पे। यहां तक हो गया। अब देखिए 2 जगह अगर मेथिल जोड़ा है तो 2 जगह H निकलेंगे, दोनों H यहां से Cl को लेके बना लेंगे 2 मोल ऑफ HCl। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर बेटा 2 लगा दीजिए और यहाँ पे कितना लगा दीजिए 2। तो ये होती है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अपक्रिया की जब आप रिएक्शन किसी एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो उस रिएक्शन का नाम होता है एल्किलीकरण। अब अगर हमको यहाँ पर सबके नाम लिखना हो तो देखिए नाम कैसे लिखेंगे बेटा हम लोग, तो इसका नाम तो आपको पता है, इसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं, इसको बोलेंगे बेटा मेथिल क्लोराइड, इसको क्या कहेंगे बेटा, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्थोक्लोरोटालुइन, इसका नाम होता है आर्थोक्लोरोटालुइन, इसका नाम क्या होता है बेटा, आर्थोक्लोरोटालुइन। और इसका भी नाम सेम होगा, बस आर्थो की जगह क्या आ जाएगा, पैरा आ जाएगा, पैरा क्लोरोटालुइन। तो उम्मीद है कि क्लोरोबेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया का एल्किलीकरण वाला भाग आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन बेटा एसिलीकरण की, कि एसिलीकरण क्या होती है बेटा। देखिए एसिलीकरण का मतलब होता है एसिड क्लोराइड के साथ अपक्रिया, एसिलीकरण का मतलब होता है किसके साथ रिएक्शन बेटा, एसिड क्लोराइड के साथ अपक्रिया। तो देखिए इस रिएक्शन को आप कैसे करेंगे हम लोग बात करते हैं। तो हमको क्लोरोबेंजीन का लिखना है बेटा, किसका लिखना है, क्लोरोबेंजीन का। तो ध्यान से देखिए ये हो गई मेरी क्लोरोबेंजीन। अब इसका एसिलीकरण कराना है तो किसी भी एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करा सकते हो, तो मैं रिएक्शन कराऊंगा एस्टिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ कराऊंगा बेटा, एस्टिल क्लोराइड के साथ। तो इस ग्रुप का नाम होता है बेटा एसिटिल क्लोराइड, इस ग्रुप को क्या बोलते हो बेटा, एस्टिल क्लोराइड। और ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है बेटा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराते हैं बेटा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो जब रिएक्शन होती है बेटा तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाता है, तो इलेक्ट्रोफाइल आपका बनता है CH3CO। तो एक बार इस ग्रुप को आर्थो पे जोड़ना है और एक बार कहां पे जोड़ देना है बेटा, पैरा पे। तो देखिए जब जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे, तो Cl अपनी जगह
अब आर्थो पे जब इस ग्रुप को जोड़ोगे तो हो जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3 और एक बार इसी ग्रुप को हम जोड़ देंगे बेटा पैरा पोजीशन पे। तो ध्यान से देखते चलिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। तो यहां से जब जोड़ेंगे तो हमारे पास पैरा पे ये ग्रुप जुड़ जाएगा। अब हमने दो जगह ग्रुप को जोड़ा है तो 2H निकलेंगे, 2H इन 2Cl को लेके बना लेंगे 2 मोल ऑफ HCl। अब यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ये तो हो गई रिएक्शन। अब बात आ गई कि इनका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसको बोलते हैं बेटा क्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलते हो आप लोग? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है बेटा एसिटिल क्लोराइड। इसको हम लोग कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम होता है आर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन। आर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन, इसका नाम क्या होता है? आर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन। और इसका सेम नाम हो जाएगा, बस आर्थो की जगह क्या आ जाएगा? पैरा, पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन। तो इसका नाम लिख लेना बेटा। तो ये हो गई फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अपक्रिया। अब हम बात करते हैं, और इसमें क्या आपसे पूछ रखा था? फ्रीडल क्राफ्ट हो गई, और लास्ट रिएक्शन आपसे पूछा है बेटा क्लोरोबेंजीन का बुर्ज फिटिंग अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। क्लोरोबेंजीन की बुर्ज फिटिंग अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा, क्लोरोबेंजीन की बुर्ज फिटिंग अपक्रिया। तो बुर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या होती है कि जब हम क्लोरोबेंजीन को लेते हैं, किसको लेते हैं बेटा? क्लोरोबेंजीन को, और इसकी रिएक्शन किसी एल्किल हाइलाइड के साथ कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में बेटा? सोडियम की प्रेजेंस में। तो सोडियम मेटल ले लिया और कोई एल्किल हाइलाइड लेना है तो यहाँ पे ले लिया मेथिल क्लोराइड। और ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, शुष्क ईथर या ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो जब ये रिएक्शन हम कराते हैं बेटा, तो यहाँ से क्या होता है कि जो आपका सोडियम है, सोडियम दोनों क्लोरीन को लेकर निकल जाता है, इसलिए यहाँ पर 2 सोडियम ले लेंगे। अब दोनों को लेकर निकलेगा तो बना देगा 2 मोल ऑफ NaCl। साथ में क्या बनेगा इसकी बात कर लेते हैं। तो एक तो हो गई बेटा बेंजीन रिंग, सही यहां तक। और बेंजीन रिंग में जहां से Cl निकाला वहां पर इस मेथिल ग्रुप को जोड़ देना है। तो जैसे ही तुमने मेथिल ग्रुप को जोड़ा तो यहाँ पे कंपाउंड बन गया ये, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हमारा यहां तक हो गया, और साथ में बन जाएगा 2 मोल ऑफ NaCl, साथ में बन जाएगा 2 मोल ऑफ NaCl। अब बात आ गई नाम लिखने की, तो इसको कहते हैं बेटा क्लोरोबेंजीन। इसको क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोबेंजीन। इसको कहते हैं बेटा सोडियम मेटल, इसका नाम है सोडियम मेटल। और इसको बोलते हैं बेटा मेथिल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेथिल क्लोराइड। यहां तक हो गया। अब इसका नाम होता है बेटा टॉलुइन, जो बना यहां पर इसको क्या बोलते हैं बेटा? टॉलुइन बोलते हैं। और ये हो गया सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना था। आपको पूरे 5 नंबर मिलते अगर इस तरह से आपने सारी रिएक्शनों को लिखा होता। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। अब देख बेटा अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह होते हुए भी क्यों एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया में आर्थो पैरा निर्देशक समूह के रूप में कार्य करता है। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम में 2023 में आपसे पूछा जा चुका है, और इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में इसको रखता हूं बेटा मैं आपके लिए। तो अब आपसे ये कह रहा है कि जो क्लोरीन होता है, जो क्या होता है बेटा? क्लोरीन। तो क्लोरीन आपका एक तरह का कैसा ग्रुप है बेटा? इलेक्ट्रॉन अपनयक ग्रुप है। जो क्लोरीन है वो कह रहा है वो आपका कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन अपनयक ग्रुप है, अपनयक समूह है या ग्रुप है, ठीक है, अपनयक समूह है। फिर भी ये एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में आर्थो पैरा निर्देशक समूह की तरह क्यों कार्य करता है, इस बात को आपको बताना है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है, फिर भी जब हम कराते हैं रिएक्शन एरोमेटिक एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया जब कराते हैं तो ये आर्थो पैरा निर्देशक क्यों होते हैं, इसकी बात आपको करना है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी अपक्रियाओं में क्लोरीन आर्थो तथा पैरा निर्देशक होते हैं। जो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं होती हैं उनमें क्लोरीन जो होता है वो आपका आर्थो पैरा निर्देशक होते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि क्लोरीन परमाणु के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। जो क्लोरीन परमाणु होता है बेटा उसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अनुनाद करते हैं। जो क्लोरीन के परमाणु के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ बेटा क्या करते हैं? अनुनाद करते हैं, जिसके कारण बेंजीन वलय के आर्थो तथा आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण
बेंजीन वलय की आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व में वृद्धि होने के कारण प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन रागी आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर जुड़ता है। तो जो क्लोरीन परमाणु होता है ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन रागी की तरह काम करता है, और जो क्लोरीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो जैसे ही बेटा आपके बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ अनुनाद करते हैं तो आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इसलिए जो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे आकर के जुड़ जाता है। तो अब हम बात करते हैं अनुनाद की। देखिए ये आपका बेटा कोई हाइड्रोजन परमाणु है, ये क्लोरीन परमाणु है, ये उसके बेटा इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए, ये बेंजीन हो गया। तो बेंजीन जो हाइड्रोजन परमाणु के पाई इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन वाले के साथ क्या करते हैं बेटा अनुनाद करते हैं। और जब अनुनाद करते हैं तो ध्यान से देखिए ये पोजीशन आपकी आर्थो होती है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे बढ़े बेटा आर्थो पर बढ़े, ये पोजीशन पैरा होती है, पैरा पर बढ़े ये पोजीशन आर्थो पर होती है। तो इस अनुनाद के कारण क्या होता है बेटा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो या तो आर्थो पर जा रहे हैं या तो पैरा पे जा रहे हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो या तो आर्थो पोजीशन पे बढ़ रही है या तो पैरा पोजीशन पे बढ़ रही है। इसी कारण जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कहां पर जाकर जुड़ता है, तो आर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पर जुड़ेगा। तो इन स्ट्रक्चर को आपको बना देना कि ये हाइड्रोजन की अनुनादी संरचनाएं हो गई, ठीक है। अब देखिए यही कारण है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह होते हुए भी इलेक्ट्रॉन रागी, यही कारण है कि क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह होते हुए भी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो पैरा निर्देशक समूह के रूप में कार्य करता। यही इसका कारण है कि जो क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह तो है, फिर भी वो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो पैरा निर्देशक की तरह कार्य करते। तो ये इस क्वेश्चन का बेटा आपका प्रॉपर आंसर था, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, पढ़िए। अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा क्लोरोबेंजीन का उदाहरण लेते हुए फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि ये क्लोरोबेंजीन का उदाहरण लेते हुए आपको फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये क्वेश्चन आपसे बेटा 2022 में बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया की अगर बात करूं तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया मैंने आपको अभी बताई दो तरह की होती है, या तो एल्किलीकरण होगी या तो एसिलीकरण होगी। या तो आपके पास बेटा आएगी एल्किलीकरण और या फिर आपके पास आएगी बेटा एसिलीकरण। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं एल्किलीकरण की। किसकी बात करता हूं बेटा एल्किलीकरण की। तो ध्यान से देखिए अब वो कह रहा है बेटा कि जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड के साथ कराते हैं तो हमें आर्थो क्लोरो एल्किल बेंजीन तथा पैरा क्लोरो एल्किल बेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है तथा यह अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अपक्रिया कहलाती है। कि जब हम क्लोरोबेंजीन को लेते हैं और उसकी अपक्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड के साथ कराते हो। किसके साथ कराते हो बेटा एल्किल हाइलाइड के साथ। तो वहां से आपको एक मिश्रण मिलता है, किसका मिलता है आर्थो क्लोरो एल्किल बेंजीन तथा पैरा क्लोरो एल्किल बेंजीन का मिश्रण मिलता है। और इस मिश्रण के मिलने वाली जो अपक्रिया होती है उस अपक्रिया का नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अपक्रिया। अब अपक्रिया कैसे होगी इसकी बात कर लेते हैं। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है बेटा, इसकी रिएक्शन एल्किल हाइलाइड के साथ करा दी, किसकी प्रेजेंस में बेटा निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहां से क्या होता है बेटा कि जो इलेक्ट्रोफाइल जो आपका एल्किल हाइलाइड है ये टूट जाता है R प्लस और X माइनस में। किसमें टूट जाता है बेटा R प्लस और X माइनस में। R प्लस में टूट गया, इसका मतलब जो R वाला भाग है किसकी तरह काम करेगा बेटा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और हमको ये बात पता है कि जो क्लोरोबेंजीन होता है उसमें इलेक्ट्रोफाइल या तो आर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा। तो एक बार मैंने इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो पे जोड़ दिया और एक बार कहां पे जोड़ दिया पैरा पे। अब दो जगह अगर मैंने इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा है तो दो जगह से H निकलेंगे, वो दोनों H इन दोनों X को लेके बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं बेटा आपके पास HCl। यहाँ पर HCl नहीं है HX कर लेना बेटा, यहाँ पे क्या बन जाएगा HX, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन एल्किल हाइलाइड से कराई जा रही। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ, हमने क्लोरोबेंजीन को लिया, इसकी रिएक्शन एल्किल हाइलाइड के साथ कराई तो हमको वहां से मिला आर्थो क्लोरो एल्किल बेंजीन और पैरा क्लोरो एल्किल बेंजीन और साथ में मिल गया हाइड्रोजन हाइलाइड। ये हो गई एल्किलीकरण अपक्रिया। अब हम बात करते हैं बेटा एसिलीकरण अपक्रिया की। एसिलीकरण क्या कहते हैं इसकी बात कर लेते हैं। देखिए वो कह रहा है कि जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया, किसकी अपक्रिया बेटा क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेटा, किसकी उपस्थिति में बेटा निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में
एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं बेटा? एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो हमें आर्थोक्लोरोएसिटोफिनॉन तथा पैराक्लोरोएसिटोफिनॉन का मिश्रण प्राप्त होता है तथा यह अपक्रिया फ्रीडेलक्राफ्ट एसिलीकरण अपक्रिया कहलाती है। तो फ्रीडेलक्राफ्ट एसिलीकरण में क्या है बेटा? क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया तो कराना है, किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। पर यहाँ पर रिएक्शन हम कराते हैं बेटा एसिटिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ कराते हैं बेटा? एसिटिल क्लोराइड के साथ। और जब ये रिएक्शन आप एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो वहां से आपको एक मिश्रण मिलता है। किसका? आर्थोक्लोरोएसिटोफिनॉन तथा पैराक्लोरोएसिटोफिनॉन का। और इसी अपक्रिया का नाम है फ्रीडेलक्राफ्ट एसिलीकरण अपक्रिया। अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन कैसे होगी उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा बेटा? यहाँ से बॉन्ड को टूट जाएगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा और इसके ऊपर बेटा आपका माइनस आ जाएगा। तो अगर इस ग्रुप के ऊपर प्लस आया तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। और हमको ये बात पता है कि क्लोरोबेंजीन पे जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो आर्थो और पैरा पे जुड़ता है। तो एक बार इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो पे जोड़ दिया, एक बार पैरा पे जोड़ दिया, दो जगह जोड़ा तो 2H निकले, 2H 2Cl को लेकर 2 मोल ऑफ HCl बना दिया। तो ये रिएक्शन हो गई। अब यहाँ से नाम लिखेंगे तो इसको बेटा कहते हैं क्लोरोबेंजीन, इसको कहते हैं एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम होता है आर्थोक्लोरोएसिटोफिनॉन, इसको कहते हैं पैराक्लोरोएसिटोफिनॉन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये रिएक्शन को भी लिख लेना है। अब हम बात करते हैं आज की क्लास के बेटा लास्ट क्वेश्चन की। अब वो क्वेश्चन कह रहा है बेटा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब आपसे वो कह रहा है कि उदाहरण सहित आपको ये स्पष्ट करना है कि आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह NO2 की उपस्थिति में हाइलोएरिन की क्रियाशीलता क्यों बढ़ जाती है। ये भी क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है बेटा। अब आपसे वो कह रहा है कि आपको ये बताना है, उदाहरण के द्वारा ये समझा दीजिए हमको कि जो आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह NO2 जब लग जाता है तो वहां पर हाइलोएरिन की क्रियाशीलता क्यों बढ़ जाती है। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। हाइलोएरिन सामान्यतः नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। जो हाइलोएरिन होते हैं ये सामान्यतः बेटा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। परंतु जब बेंजीन वलय में आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह उपस्थित होता है, परंतु जब हम बेंजीन की आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर कोई इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह को लगा देते हैं तब इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तब इसकी क्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ जाती है। इसके निम्न कारण है। तो कह रहा है हाइलोएरिन जो है बेटा सामान्यतः तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है, लेकिन अगर आपने उसकी आर्थो तथा पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह लगा दिया तो वहां पर क्या होगा? क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। अब बढ़ती क्यों है इसकी बात कर लेते हैं। जैसे हमने NO2 को लगाया तो उसके विषय में बात करते हैं। NO2 एक प्रबल इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह होता है। NO2 क्या होता है बेटा? एक प्रबल अपनायक समूह होता है जो ऋणात्मक प्रेरित प्रभाव तथा -R प्रभाव प्रदर्शित करता है। NO2 एक प्रबल इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह है जो कैसा प्रभाव लगाता है बेटा? ऋणात्मक प्रेरित प्रभाव तथा -R प्रभाव को प्रदर्शित करता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में हाइलोएरिन एक मध्यवर्ती उत्पाद कार्बोनियम आयन बनाता है। जब हमारी हाइलोएरिन या क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कराते हैं तो वहां पर एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है जिसको कार्बोनियम आयन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं बेटा? कार्बोनियम आयन कहते हैं। और ये जो कार्बोनियम आयन होता है बेटा ये आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर उपस्थित NO2 समूह इस कार्बोनियम आयन के अनुनाद द्वारा स्थिर या स्थायी कर देता है। अब ये जो कार्बोनियम आयन बना है इस कार्बोनियम आयन को आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर बेटा, कहां पर? आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह NO2 जुड़ा है वो इस कार्बोनियम आयन के साथ अनुनाद दिखाता है और अनुनाद के द्वारा इसको बहुत ज्यादा स्थायी कर देता है। इस स्थायित्व के कारण मध्यवर्ती उत्पाद की ऊर्जा कम हो जाती है तथा अपक्रिया आसानी से हो जाती है। और इसी स्थायित्व के कारण जो मध्यवर्ती उत्पाद होता है उसकी ऊर्जा घट जाती है और अपक्रिया आसानी से हो जाती है, अतः हाइलोएरिन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए कि हमने ले लिया आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई तो यहाँ से मिलेगा बेटा आर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा सोडियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर जो ये ग्रुप है ये टूटता है बेटा आपका Na+OH- में। तो जो आपका Cl है कौन है बेटा? Cl। तो उस Cl में क्या होता है यहाँ से, सॉरी ऐसे नहीं टूटेगा, ये आपका टूटेगा NaO- और H+ में। तो जो H+ है इस Cl को लेके निकाल लेगा बेटा, ये Cl क्या बना देता है बेटा? HCl। अब बचा आपके पास क्या? O या Na। तो O या Na यहाँ पर जुड़ जाता है, तो जब जुड़ेगा तो यहाँ से बनेगा बेंजीन रिंग से सोडियम फिनॉक्साइड और आर्थो पोजीशन पे NO2 लगा। अब फिर इसका जब हम जल अपघटन कराते हैं, क्या कराते हैं बेटा? जल अपघटन। तो यहाँ से Na निकलता है, जल अपघटन का क्या होता है? H+ होता है, OH- होता है। तो इस Na+ ने OH को लेके बना देता है NaOH
और यहाँ पर H प्लस को देके इसको कन्वर्ट कर देता है फिनॉल में। तो ये आपकी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को याद रखना। तो देखिए आज की क्लास में बेटा मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आपको कराए हैं। अगर आपने इन 10 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लिया तो आपके पेपर में एरोमेटिक केमिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर से नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी बेटा। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस सब्जेक्ट पे चाहिए, इस बात को आप कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि मैं जल्द से जल्द उसको भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जितने भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े वो बच्चे बेटा मेरे व्हाट्सएप नंबर 7880960882 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं वहां से आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।